हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा वैद्युत फ्लक्स। क्या है वैद्युत फ्लक्स? तो भाई वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ हमने दिया है एस, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, ये देखो बल रेखाएं जा रही हैं हमारी, ये क्या है? बल रेखाएं हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं की माप को उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या जाना हमने? कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं की माप को उस तल से बद्ध या उस तल से घिरा हुआ वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। तो हम लोग ये लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं की माप को उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर के अदिश गुणन को भी हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में जानना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और अवयव क्षेत्रफल डी ए वेक्टर के अदिश गुणन को भी हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के अदिश गुणन को भी वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आप दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं अथवा करके कि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के अदिश गुणन को भी हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस आधार पर आप फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? इस आधार पर आप फॉर्मूला बना सकते हैं फाई ई। अब देखिए यहाँ पे अवयव क्षेत्रफल लिया गया है ना डी ए, तो फाई की जगह क्या हो जाएगा हमारा? डी फाई ई। क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जैसे ही ये डॉट हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा।
आप सभी ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आ जाता है कॉस थीटा, और अगर यहाँ पे क्रॉस लगाओ क्रॉस हटेगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम बात कर लें इनकी विशेष स्थितियों की, तो पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसकी कुछ विशेष स्थितियां बताऊंगा, आप लोग उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए विशेष स्थितियां। क्या लगा लेंगे? विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां क्या होंगी हमारी विशेष स्थितियां? तो देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे थीटा का मान क्या रख दें? 0 रख दें। ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है हमारी कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो, यदि थीटा क्या हो हमारा? 0 डिग्री हो, तो क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो हो जाएगा ई डी ए इंटू 1। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास? डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। क्या आ जाएगा? ई डी ए। ठीक है, चलिए अब अगर बात कर लेते हैं हम अगली कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन क्या बनने वाली है? दूसरी कंडीशन बनेगी ये कि यदि थीटा बराबर 90 हो, आप 2 लिखिए काफी है, यदि थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री हो, तब क्या होगा? डी फाई ई बराबर ई डी ए, डी फाई ई बराबर ई डी ए, और कॉस 90 डिग्री हो जाएगा थीटा की जगह, और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0, तो हो जाएगा ई डी ए इंटू 0। तो सीधा सीधा हमारे पास डी फाई ई क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताऊंगा इसका मात्रक और इसकी विमा। अब यदि बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हों तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? ऋणात्मक, और यदि बल रेखाएं बाहर जा रही हों तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? धनात्मक। तो हम लोग नोट पॉइंट डाल के यही लिखेंगे, नोट डाल लीजिएगा, लिखिएगा कि यदि बल रेखाएं अंदर हों, यदि बल रेखाएं अंदर की ओर हों तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, और यदि बाहर की ओर हों तो वैद्युत फ्लक्स कैसा? धनात्मक होता है। तो लिख लीजिए, यदि बल रेखाएं, यदि बल रेखाएं, यदि बल रेखाएं अंदर की ओर हों, अंदर की ओर हों, अंदर की ओर हों, तो वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, कॉमा यदि बल रेखाएं, यदि बल रेखाएं बाहर की ओर हों, बाहर की ओर हों, बाहर की ओर हों, तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए बात कर ले इसके मात्रक की, तो लिख लेंगे, हेडिंग लगा लेंगे फाई ई का मात्रक, फाई जिसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो फाई ई का मात्रक, फाई ई का मात्रक। अगर हम बात कर लें फाई ई के मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन, इसका मात्रक क्या होता है हमारा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और अगर बात कर लें इसकी विमा की, तो विमा क्या होती है हमारी? देख लीजिए, विमा के लिए मात्रक पता होना चाहिए। मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो बल की विमा क्या होती है हमारी? एम एल टी -2, ठीक है, इनटू
मीटर है, मीटर को एल से लिखते हैं, 2 लगी पावर 2 लगा देंगे, बटे में कूलाम, आवेश की विमा क्या होती है हमारी 80, क्या होती है 80। ठीक है, अब देखिए एम एल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ml3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ml3। t-2 है, ये प्लस में है, नीचे 1 ऊपर जाएगा माइनस में, तो t-3 हो जाएगा। ए नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस में, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी ml3 t-3 a-1। ठीक है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। तो हेडिंग लगा लेंगे गॉस की प्रमेय अथवा नियम, गॉस की प्रमेय अथवा नियम। अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूछा भी जा चुका है कई बार। गॉस की प्रमेय अथवा नियम ऐसे स्लैश करके लिख लीजिए, या लिख लीजिए अथवा, जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। गॉस की प्रमेय अथवा नियम, अथवा नियम। तो सबसे पहली चीज बात करें इसकी प्रमेय की या नियम की, इसके नियम की बात की जाए तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कौन? कार्ल फ्रेडरिक गॉस कब 1835 ईस्वी में, कब? सन 1835 ईस्वी में बंद पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के संबंध में, बंद पृष्ठ पे घिरे हुए आवेश के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम गॉस की प्रमेय अथवा नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय अथवा नियम कहते हैं। इन्होंने दिया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, कब दिया था? 1835 ईस्वी में। उन्होंने ये बताया कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश जो होता है हमारे, जो किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। कौन होता है? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो जानेंगे तब सन 1835 ईस्वी में, कब? सन 1835 ईस्वी में, सन 1835 ईस्वी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी पृष्ठ से या पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश के संबंध में, पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश के संबंध में, परिबद्ध का मतलब है यहाँ पे घिरे हुए, पृष्ठ पर या पृष्ठ से घिरे आवेश के संबंध में, आवेश के संबंध में, आवेश के संबंध में एक नियम दिया, एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं? गॉस का नियम कहते हैं, जिसे गॉस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गॉस का नियम कहते हैं। क्या जाना हमने कि सन 1835 ईस्वी में किसने? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। किसने? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ पर, यहाँ पे बंद लिख लीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ पर घिरे आवेश के संबंध में, किसी बंद पृष्ठ पर या फिर बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं? गॉस का नियम कहते हैं। अब इस नियम में उन्होंने क्या बताया तो लिख लीजिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार क्या बताया उन्होंने? इस नियम के अनुसार उन्होंने ये बताया कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, बंद काल्पनिक पृष्ठ से, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए घिरे हुए आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है? आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। क्या जाना हमने इसमें कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। कौन गुना होता है? वैद्युत फ्लक्स। कौन गुना होता है? वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? क्यू का 1/ε0 गुना, क्यू का 1/ε0 गुना। ठीक है, तो क्यू और मैथ में का मतलब क्या होता है? गुणा 1/ε0। अर्थात यहाँ से सीधा सीधा फाई क्या आ जाएगा हमारा? देख लीजिए, यहाँ से सीधा सीधा फाई क्या निकल कर आ जाएगा? फाई बराबर Q/ε0। मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को गॉस का नियम समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग करेंगे गॉस के नियम की उत्पत्ति। आप सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे। कैसे करेंगे इसकी उत्पत्ति, कैसे हमारे गॉस का नियम प्रूफ होगा। तो देखिए, माना बिंदु O है, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि माना चित्र में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है। माना चित्र में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, डायग्राम पहले से बनाने का मेन रीजन ये है कि ऐसे डायग्राम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऐसे डायग्राम आपको सही से दिखा सकेंगे बना करके। देखिए क्या है, माना चित्र में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है जिसका केंद्र क्या है? O है, और इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर हमने कोई बिंदु P लिया है और इस पर एक आवेश पर dA ले लिया है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E वेक्टर है, और E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण क्या है? थीटा है। E वेक्टर और dA वेक्टर का बीच कोण क्या है? थीटा है। तब dA से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यही लिखेंगे हम लोग। चलिए लिख लेते हैं। माना चित्र में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है। माना चित्र में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है। कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है। कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र कैपिटल O है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु P है जिस पर अवयव क्षेत्रफल dA लिया गया है। जिस पर अवयव क्षेत्रफल dA लिया गया है। dA लिया गया है जिस पर अवयव क्षेत्रफल dA लिया गया है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है, तो अपॉन में आर स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब जरा देखिए, यहाँ पर हमारे पास डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच कोण कितना है? थीटा है। तब डीए से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो बट डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच कोण थीटा है, और ई वेक्टर के बीच कोण थीटा है, के बीच का कोण थीटा है। डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, इसलिए डीए से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, इसलिए डीए से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या होगा? डीए से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स सभी ने पढ़ा, अभी मैंने बताया था आप सभी को। क्या होगा? डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। अगर हम यहाँ से डॉट हटा दें तो क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ सकते हैं आप सभी लोग। अब क्या करेंगे, जो हमारा हमने समीकरण 1 मान लेते हैं इसे, और समीकरण 1 से ई का मान यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा, ई का मान रखने पर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास डी ए कॉस थीटा। ठीक है, बराबर में हमारे पास डी फाई चल ही रहा है। ठीक है, इतना आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये तो इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण था, और यह क्षेत्रफल के कारण। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का समाकलन। तो हम लोग यही करने वाले हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? समाकलन। क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास आवेश चेंज नहीं होगा और ना ही 1/4πε0 चेंज होगा, तो इनको बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास सीधा सीधा क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा, देखिए डी फाई चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? क्यों हमने बाहर ले लिया, 4πε0 भी बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? इंटीग्रेशन, यहाँ पे बंद परिपथ का साइन लगा देंगे क्योंकि बंद है। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या बचेगा? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी मैंने इससे पहले आप सभी को बताया होगा घनकोण बताया था पिछली वीडियो में। तो घनकोण डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हटा के क्या रख देंगे? डी ओमेगा। क्या रख देंगे? डी ओमेगा। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन डी ओमेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? डी ओमेगा होता है। क्या होता है? डी ओमेगा होता है। इसलिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हटा के हम क्या रख देंगे? डी ओमेगा। और इंटीग्रेशन डी ओमेगा हम सभी को पता है क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत घनकोण 4 पाई होता है। क्या होता है? 4 पाई। यहाँ पे इंटू में क्या रख देंगे? 4 पाई। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। क्या होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। आप सभी लोग लिख लीजिएगा क्या होता है? 4 पाई स्टेरेडियन।
4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो देखिए हमारे पास केवल और केवल क्या बच रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बच रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब इंटीग्रेशन डी फाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, फाई ई। मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे कोई डाउट हो आपको तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।